ओके, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिप्टोक्रोम्स के बारे में। और आज की जो वीडियो है वो सेकंड पार्ट है। इससे पहले आप फाइटोक्रोम्स देख सकते हैं, उसमें फोटोमॉर्फोजेनेसिस के बेसिक्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रिप्टोक्रोम्स के बारे में। क्रिप्टोक्रोम्स क्या होता है? ब्लू लाइट रिसेप्टर होता है। क्रिप्टोक्रोम वर्ड का मीन होता है हिडन कलर। और जो इसमें क्रोमोफोर्स होते हैं वो फ्लेविन होते हैं या टेरिन होते हैं। जैसे कि हम फोटोट्रॉफिन वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो क्रोमोफोर होता है वो एफएमएन होता है, लेकिन यहाँ पर जो क्रोमोफोर होता है वो फ्लेविन होता है। ये सारे प्लांट्स में होता है, इंसेक्ट्स में होता है, एनिमल्स में भी बहुत सारे देखने को मिलता है। ये सर्काडियन रिदम को रेगुलेट करता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फोटोलाइगेज की इक्वल होता है। फोटोलाइगेज अगर आपको याद हो तो जो डाइमर बनता है पिरामिडिन का, उसको रिमूव करने का काम करता है। क्रिप्टोक्रोम का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही होता है। अगर स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है FTHF और ये है FAD। तो ये जो इन दोनों से अटैचमेंट होता है इसका वो एन टर्मिनल के साइड होता है। और ये जो अटैचमेंट होता है वो कोवेलेंटली अटैच्ड होता है। देखिए यहाँ पे पहले लिखा हुआ है। और ये फोटो होमोलॉजी रीजन होता है नीचे वाला। और ये DAS रीजन होता है, ये SC साइड में होता है। जो DS रीजन होता है इसको हम बोलते हैं DQXVP एसिडिक स्टेज। और ये एक E3 लाइगेज होता है। और PHR क्या होता है? P इज़ एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ द फोटोलाइगेज, H इज़ अ होमोलॉजी एंड R इज़ अ रीजन। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। अगेन जैसा कि फाइटोक्रोम्स में हमने डाइमर पढ़ा था तो इसके भी डाइमर बनेंगे और डाइमर के साथ इसको ये हम देखते हैं। तो इसके बाद क्रिप्टोसोम्स जो क्रिप्टोक्रोम्स होते हैं वो सारे ही प्लांट्स में होते हैं। और इसके दो टाइप हम देखते हैं, CRY1 क्राई 1 और क्राई 2 देखते हैं। इनका दोनों का डिफरेंस क्या है? ये बहुत स्टेबल होता है कंपेरेटिव टू सेकेंड, और इसका डिग्रेडेशन बहुत जल्दी हम देखते हैं। और जो ये एक तरह का न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, और जो भी हमारे क्रिप्टोक्रोम्स होते हैं ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। यानी फोटोमॉर्फोजेनेसिस में कैसे हेल्प करते हैं? ये लीफ के एक्सपेंशन को रोकते हैं, फ्लोरल इनिशिएशन करते हैं, और साथ ही साथ जो स्टेम का इलोंगेशन होता है, रैपिड इलोंगेशन होता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस में, उसको भी ये रोकते हैं। तो ये इनका मेन फंक्शन है। अब ये कैसे करते हैं ये थोड़ा सा हम देखते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए डार्क, जब डार्क की कंडीशन होता है यानी कि नाइट होता है तो आप सभी को मालूम है कि फार रेड लाइट ज़्यादा प्रेजेंट होती है। और उस टाइम ये जो COP1 होता है वो SPA, और उस टाइम क्रिप्टोक्रोम जो होता है वो इनएक्टिव होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारा COP1 COP2 के साथ एसोसिएटेड होता है तो ये HY5 को डिग्रेड कर देता है। ठीक है, तो HY5 क्या करता है? ये सारे फोटोमॉर्फोजेनेसिस वाले जो जीन्स होते हैं उनको ये एक्टिवेट कराने का काम करता है। लेकिन जब ये दोनों नाइट में क्या होता है, COP1 और SPA1 एक साथ होते हैं तो ये डिग्रेड करा देते हैं। और इसी तरह से इनका जो HF5 को क्या होता है, इनको जो इनका डिग्रेडेशन करा देते हैं, जिसकी वजह से हमें फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं देखने को मिलती। तो अगर हम फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं देखेंगे तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा? स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा। यानी वहाँ पे क्या होगा? इटियोलेटेड ग्रोथ होगा। इटियोलेटेड ग्रोथ कैसी होती है? उसमें स्टेम का इलोंगेशन बहुत ज़्यादा होता है, लीफ का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है, लीफ काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, और उसका स्पाइरल हुक सेव का स्ट्रक्चर होता है। आप पुरानी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। जो इससे पहले मैंने वीडियो डाली है उसमें आपको उसके बारे में डिटेल क्या है, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या होता है, इटियोलेटेड ग्रोथ क्या होता है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए दिन का टाइम है, फिर डे लाइट है, ब्लू लाइट मुझे मिली, तो क्रिप्टोक्रोम सिर्फ ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए हम इसको ब्लू लाइट पिगमेंट भी बोलते हैं। तो COP1 और SPA1 को मिलने नहीं देते, कॉम्बिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, और इसकी वजह से HY5 फ्री हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फोटोमॉर्फोजेनेसिस देखने को मिलता है। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा सर्काडियन रिदम के बारे में बता रही हूँ। यहाँ पर क्रिप्टोक्रोम खत्म हो गया, अब हम थोड़ा सा सर्काडियन रिदम देखेंगे। तो ये डेली साइकिल होते हैं। वैसे ये बहुत डिटेल है एनिमल्स में, एनिमल बिहेवियर का ये टॉपिक है, लेकिन थोड़ा बहुत प्लांट्स में भी होता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैं आने वाले टाइम पे ज़रूर अपलोड करूँगी। आप उसको प्लेलिस्ट बना दूँगी, आप उसको चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। जो डेली साइकिल होती है लाइट और डार्कनेस की पीरियड की, वो रिदम और इज़ क्लोज टू 24 आवर्स, उसको हम सर्काडियन रिदम कहते हैं। सर्काडियन रिदम्स के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? जैसे इथिलीन का प्रोडक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन, एसिमिलेशन है, स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग है,
है और लीफ की जो मूवमेंट होती है, ये सब स्टोमेटा कितना खुलेगा, कितना बंद होगा, वेदर कैसा है, बारिश हो रही है तो स्टोमेटा कम खुलेगा कि ज़्यादा खुलेगा। तो अकॉर्डिंग टू मतलब अगर बारिश ज़्यादा हो रही है मान लीजिए किसी एरिया में, तो वहाँ पर वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में स्टोमेटा ओपन रह सकता है क्योंकि वाटर लॉस तो होगा नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी है। तो इस तरह का जो कंट्रोल होता है वो कैसे होता है, सर्काडियन रिदम के थ्रू होता है। तो यहाँ पर देखिए, एनी बायोलॉजिकल रिदम दैट डिस्प्ले इंडोजिनस ऑसिलेशन ऑफ 24 आवर्स इज कॉल्ड सर्काडियन रिदम। और सर्काडियन रिदम को रेगुलेट कैसे करते हैं हम, सर्काडियन रिदम को हम रेगुलेट करते हैं बाई क्लॉक से। कौन सी क्लॉक बोलते हैं इसको, क्योंकि ये बॉडी में पाए जाने वाली क्लॉक है, ये नॉर्मल क्लॉक नहीं होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं सर्काडियन क्लॉक। और इसका भी डिटेल मैं आपको बता रही हूँ कि एनिमल बिहेवियर में आपको देखने को मिलेगा। इट कैन जनरेट मेंटेन द ऑसिलेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल एंड मॉलिकुलर प्रोसेस विथ 24 आवर्स टाइम पीरियड। तो 24 आवर्स का मॉलिकुलर क्लॉक होता है जिसको हम सर्काडियन क्लॉक बोलते हैं, और वही सर्काडियन रिदम को रेगुलेट करता है। और जो सर्काडियन रिदम होता है वो तो एंडोजिनस होता है, बट उसका जो रेगुलेशन होता है यानी उसका जो एडजस्टमेंट होता है वो एक्सटर्नल सिग्नल की वजह से होता है। और अगर एक्सटर्नल सिग्नल जो है वो लाइट और टेम्परेचर है तो उसको जेट बर्स्ट बोलते हैं, ZEITGEBERS। तो इसको हम बोलते हैं, और ये एक बार एग्जाम में आया भी हुआ है, तो इस प्रोस्पेक्ट से ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको क्रिप्टोक्रोम में ऐड किया है। और नेक्स्ट टॉपिक है फोटोट्रॉपिंग। तो ये जो है लास्ट टॉपिक है हमारे फोटोमॉर्फोजेनेसिस का। तो ये भी एक तरह का फ्लेवोप्रोटीन है। फ्लेवोप्रोटीन का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि फ्लेवोप्रोटीन्स क्या होते हैं, जिसमें फ्लेवो जो है वो एक क्रोमोफोर है और प्रोटीन वहाँ पर प्रोटीन होता है, तो उसको फ्लेवोप्रोटीन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फ्लेवोप्रोटीन होता है वो FMN के फॉर्म में होता है। ब्लू लाइट रिसेप्टर ये भी है, और ये लोकलाइज्ड कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है, और मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन होता है, फोटोट्रॉफिज्म शो करता है, स्पेशली क्लोरोप्लास्ट के मूवमेंट में हेल्प करता है। इसका एंड टर्मिनस जो होता है वो फोटोसेंसरी होता है, उसमें दो जो होते हैं LOV डोमेन होते हैं। LOV का मतलब होता है लाइट, ऑक्सीजन और वोल्टेज, ये इसका फुल फॉर्म है। यहाँ से L ले लीजिएगा, यहाँ से O और यहाँ से V। और इसमें जो FMN होता है वो क्रोमोफोर होता है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो LOV1 है और ये एन टर्मिनल पे है, और ये जो है इसका फोटोसेंसरी रीजन है LOV2। तो यहाँ पर ये देखिए जो क्रोमोफोर्स है वो अटैच्ड है FMN, और ये कोवेलेंटली अटैच्ड होते हैं। उसके बाद C टर्मिनल पे या कार्बोक्सी टर्मिनल पे क्या होता है, सेराइन थ्रेओनिन काइनेज होता है, जो कि आगे मैं इसका फंक्शन बताऊंगी। तो देखिए जैसे ब्लू लाइट आता है तो क्या होता है, FMN, जैसे ब्लू लाइट आता है तो FMN जो होता है उसमें कन्फर्मेशनल चेंज होता है, और इसकी वजह से ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाता है। और जैसे ही इसका ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है तो ये जो है सेंसरी ट्रांजैक्शन कैस्केड को एक्टिवेट कर देता है, यानी कि मूवमेंट होने लगता है। एरोबडोसिस में इसको हम FORT1 और FORT2 के नाम से जानते हैं। और जो FORT1 और FORT2 का काम होता है वो चूप के CHUP चूप जो होता है उसके वजह से होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो FORT1 और FORT2 का काम यहाँ पर चूप की वजह से हो रहा है। इस चूप को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट अनयूजुअल पोजीशनिंग 1 प्रोटीन। ये बेसिकली क्लोरोप्लास्ट का जो मूवमेंट होता है या उनका जो पोजीशनिंग होता है, क्लोरोप्लास्ट अनयूजुअल, CH जो है वो क्लोरोप्लास्ट के लिए, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट के लिए है, और U जो है अनयूजुअल है, अनयूजुअल, और P जो है पोजीशनिंग के लिए, और 1 की जो क्लोरोप्लास्ट की पोजीशनिंग है। तो जो एरेबिडोसिस है उसमें FORT1 और FORT2 जो होते हैं दोनों मिलकर क्या करते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट के लोकलाइजेशन और क्लोरोप्लास्ट के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे लीफ है, लीफ में जो लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा या प्रिवेंट करेंगे जो फोटो डैमेज है, ये दोनों ही काम कौन करता है, ये फोटोट्रॉपिन करते हैं। अब इसमें दो चीज़ें आपको समझनी है, पहली होती है अवॉइडेंस रिस्पॉन्स और दूसरी होती है एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स। तो हम पहले एवॉइडेंस रिस्पॉन्स को समझेंगे। तो देखिए एवॉइडेंस रिस्पॉन्स क्या होता है, एवॉइडेंस रिस्पॉन्स में हमेशा लाइट ज़्यादा होती है, यानी हाई लाइट होती है। तो गर्मी का सीज़न होता है, ऐसी कंडीशन में FORT2 जो होती है वो लोकलाइज होती है, और कहाँ पे लोकलाइज होती है, क्लोरोप्लास्ट में लोकलाइज होती है। क्लोरोप्लास्ट का जो एनवेलप होता है उसमें लोकलाइज होती है, और जब हाई लाइट होती है तो क्लोरोप्लास्ट को साइड में ले जाने का काम करती है। ये देखिए वैक्यूल है, ये सेल है, तो ये साइड में ले जाने का काम करे ताकि मिनिमाइज हो सके लाइट एब्जॉर्प्शन को। तो इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं अवॉइडेंस रिस्पॉन्स। हाई लाइट से जो लाइट जो प्रिवेंट करना है फोटो
फोटो डैमेज से उसको हम कैसे करते हैं, उसको बाय द मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट करके हम फोटो डैमेज से प्रिवेंट करते हैं, और इसको मिनिमाइज लाइट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी बोलते हैं, और इसको हमारी प्लांट की भाषा में एवॉइडेंस रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स। तो एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स क्या होता है, जैसे यहाँ पर लो लाइट आ रही है, मान लीजिए बारिश का टाइम है या ठंडी का टाइम है, तो लाइट क्या होती है, लाइट बहुत स्लो हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में मैक्सिमाइज करना होता है लाइट एब्जॉर्प्शन को, तो फिर वापस क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मूवमेंट कराते हैं जो क्लोरोफिल होता है, और उसको वहाँ पर लोकलाइज कराते हैं। तो ये इसमें दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी FOT1 और FOT2। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो मैंने एक तरह से डिफरेंस भी बना दिया है। देखिए यहाँ पर एक्यूमुलेशन रिस्पांस में इस तरह से आपको देखना होगा, और अवॉइडेंस रिस्पांस में इस तरह से आपको देखना होगा। ये मैक्सिमाइज करते हैं लाइट एब्जॉर्प्शन को, ये मिनिमाइज करते हैं। इसमें FOT2 केवल यूज़ होता है, इसमें FOT1 यूज़ होता है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी वर्क होता है, ये जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका भी वर्क होता है, और जो क्लोरोप्लास्ट का होता है वो भी होता है। तो इस तरह से इसका मूवमेंट होता है। एक तरह से हम बेसिक ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि जो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो भी आप ये बोल सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट होता है मेसोफिल्ड सेल्स में। और जब वीक लाइट होती है तो क्लोरोप्लास्ट रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पेरिसिनल वॉल्स में, जो जहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग लाइट होती है वहाँ पे उसको वापस से साइड में भेज देते हैं। तो देखिए जब एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स होता है, तो इसको पेरीक्लिनल वॉल बोलते हैं, साइड में आ जाता है, और इसको एंटीक्लिनल वॉल बोलते हैं। तो इसमें एंटीक्लिनल मूवमेंट होता है, इसमें पेरीक्लिनल वॉल मूवमेंट होता है। तो जब वीक लाइट होती है तो क्या होता है, पेरीक्लिनल वॉल की तरफ मूवमेंट होता है, और जब स्ट्रॉन्ग लाइट होता है तो एंटीक्लिनल वॉल की तरफ मूवमेंट होता है। तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक। मैंने इसमें क्रिप्टोक्रोम और फोटोट्रॉपिन दोनों को मिक्स करके बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो कहीं पे भी यूज़फुल रही तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।